नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आज विपक्ष को जमकर घेरा और कहा कि ये देश किसी की जागीर नहीं है। उन्होंने कहा कि 600 योजनाएं नेहरू गांधी परिवार के नाम पर है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाती है उनकी पीढ़ी। पीएम ने कहा कि हमने वीरों सेनानियों का नाम आगे किया, लेकिन 60 साल में कांग्रेस ने गड्ढे ही गड्ढे किए हैं। विपक्ष के हंगामे के बीच पीएम ने कहा कि देश बार बार कांग्रेस को नकार रहा है, लेकिन फिर भी ये साजिशों से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि जितना कीचड़ उछालेंगे उतना ही कमल खिलेगा। यहाँ ये भी कहा गया कि सरकार की योजनाओं को उनके नामों को लेकर के आपत्ति उठाई। कुछ लोगों को ये भी परेशानी है कि नामों में कुछ संस्कृत टच है। बताइए, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और हमारा हिसाब मांगते रहते हो, कुछ लोगों को समझना होगा ये सदियों पुराना देश सामान्य मानवी के पसीने और पुरुषार्थ से बना हुआ देश, जन जन की पीढ़ियों की परंपरा से बना हुआ देश है। ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं है। कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। हम देश को विकास का ये मॉडल दे रहे हैं जिसमें हितधारक सबको उनके हक मिले। देश हमारे साथ है। कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं और जनता ये देख भी रही है और उनको हर मौके पर सजा भी देती रही। कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नींव का होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। देश की जनता देख रही थी कि समस्या का समाधान कितना बड़ा लाभ कर सकता है, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज अलग थी, उनके इरादे अलग थे और उसके कारण किसी भी बात का परमानेंट सॉल्यूशन का प्रयास नहीं किया। आदरणीय सभापति जी, हमारी सरकार की पहचान जो बनी है वो हमारे पुरुषार्थ के कारण बनी है। एक के बाद उठाए गए कदमों के कारण बनी हुई और आज हम परमानेंट सॉल्यूशन की दिशा में आगे बढ़ते रहे हैं। अब देश पीछे मुड़ करके देखने को तैयार नहीं है। देश
लंबी छलांग मारने को तैयार है। जिनकी 2 वक्त की रोटी का सपना था, उसको आपने एड्रेस नहीं किया, हमने उसको एड्रेस किया है। जिसको सामाजिक न्याय की अपेक्षा थी, जो आपने एड्रेस नहीं किया, हमने एड्रेस किया है। जिन अवसरों को तलाशता था, उन अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए हमने अनेक कदम उठाए और आजाद भारत का जो सपना है, उन सपने को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, घंटे भर से आवाज की जवाब देता है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के उम्दा भाषण को, राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शक भाषण को, राष्ट्रपति जी के प्रेरक भाषण को इस सदन के अंदर अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आपका भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। कल खड़गे जी शिकायत कर रहे थे कि मोदी जी बार बार मेरे चुनावी क्षेत्र में आते हैं। वो कह रहे थे मोदी जी कलबुर्गी आ जाते हैं। मैं जरा खड़गे जी को कहना चाहता हूं, मैं आता हूं उसकी शिकायत करने से पहले ये भी तो देखो, उन्हीं के इलाके में कलबुर्गी में 8 लाख से ज्यादा जनधन खाते खुले हैं। अब आपको जनता नकार दे रही है, आपको हटा रही है, आपका खाता बंद कर रही है, और आप रोना यहां रो रहे हो। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके कल के राज्यसभा में दिए गए भाषण से कुछ शब्दों को एक्सपंज करने यानी सदन की कार्यवाही से हटाए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों में कुछ भी असंसदीय नहीं था, न ही किसी के ऊपर आरोप था। उन्होंने कहा कि अगर शब्दों के आशय को लेकर कोई संशय था तो पूछा जा सकता था। इससे पहले लोकसभा में राहुल गांधी के दिए भाषण के कुछ हिस्सों को भी सदन की कार्यवाही से क्यों निकाल दिया गया, इस पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है। जो चीज रूल्स के तहत, प्रोसीजर के तहत यहाँ पर बोली जाती है, मैं नहीं समझा कि मेरे स्पीच में कोई ऐसा अनपार्लियामेंट्री और किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं था। लेकिन फिर भी उसमें आप चुन चुन के चंद शब्दों का गलत अर्थ निकाले, ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि आपको उसके बारे में कुछ अगर संशय है तो वो अलग ढंग से पूछ सकते थे। यहाँ बात हमारे चीफ व्हिप रखते हैं, हमारे पार्टी की ओर से और सदन की ओर से रखते हैं, तो आप उनको बार बार टोकते रहते हो, ये ठीक नहीं है, आप बैठिए, आप पढ़िए। बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर देहरादून में पेपर लीक होने के विरोध में हजारों युवा आज सड़कों पर उतर आए। इस दौरान पथराव भी हुआ और हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। नौजवानों का कहना है कि वो जब एक पेपर देते हैं तो वो लीक हो जाता है, दूसरे की तैयारी करके देते हैं तो वो भी लीक हो जाता है। ऐसे में उनका भविष्य आखिर क्या है? नौजवानों ने इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच की मांग भी की है। युवा एकता मंच लगातार युवाओं की मांगे उठाता है। 14 सितंबर को हमने सरकार को आगाह किया था महाआक्रोश रैली के माध्यम से कि आप जो है प्रदेश की भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच करवाइए, मगर बड़ा दुख का विषय है, ना धामी सरकार जागी, ना प्रदेश के युवाओं के लिए कोई कार्य किया गया। उसके बाद हमने सरकार को चिताया था कि आप जाग जाइए, नहीं तो गोलजू दरबार में अर्जी लगाएंगे। जब पूरा सिस्टम फेल हो गया तो परसों 31 तारीख को हम गोलजू दरबार में न्याय की अर्जी लगा के आए हैं। हे गोलजू महाराज, जब सरकार सो चुकी है, जब पुलिस अत्याचार पे आ चुकी है,
तो हे गोलजू महाराज अब आप ही न्याय कीजिए। उत्तराखंड जो सरकार ने यहाँ पर धांधली की है, पुष्कर सिंह धामी सरकार ने, इसमें सीबीआई जांच हो। लगातार जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, इससे हमारा काफी मनोबल गिर रहा है। हमारा पहाड़ का युवा यहाँ पर आता है, तैयारी करने आता है, उसके लिए एक एक दिन काटना मुश्किल है। वो रहेगा खाएगा कहाँ से? और पेपर सरकार हर महीने में पेपर लीक हो रहे हैं। हर पेपर ऐसा पेपर नहीं है जो हम दोबारा नहीं दे रहे हैं और सरकार उसमें धांधली नहीं कर रही है। सर, जो घोटाले हो रहे हैं इसकी सीबीआई जांच हो, सीबीआई मांग कर रहे हैं। इसके अलावा आज तक हम घर पे चुप बैठे इसलिए कि हमने सोचा एक पेपर लीक हो गया, चलो दूसरे में धांधली नहीं होगी, दूसरा अच्छे से रिजल्ट आएगा। लेकिन कल रात जो घटना हुई, हम लगातार तैयारी में बैठे थे, घर से बाहर नहीं निकलते। उसके बाद भी जब लाठीचार्ज होता है, महिलाएं जो हमारे ईद की वहाँ पे बैठ के लाठियां खा रही है, उनको देख के हम क्या तैयारी करें? हम तैयारी करेंगे कल के दिन हमें भी लाठियां मिलेंगी, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि सरकार नकल कराने वालों के खिलाफ कानून लाने जा रही है। देखिए, वैसे तो राज्य में किसी भी प्रकार का किसी भी चीज का जो है कोई आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो या किसी आक्रोश के रूप में परिवर्तित हो, कोई सरकार नहीं चाहती। धामी जी तो बिल्कुल ही नहीं चाहते कि इस प्रकार की घटनाएं कहीं घटित हो। उनकी हर ये कोशिश है कि युवाओं को उचित जगह मिले, युवाओं को उचित अवसर मिले। लेकिन जो भी घटना घटित हुई, जो आप बता रहे हैं, वैसे मेरे संज्ञान में नहीं आ पाया है, लेकिन बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में क्या रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा, वो जांच का विषय है। लेकिन होना जो है वो निश्चित रूप से हम सबको दुख पहुंचाता है। और हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। रवीश, ये ऐसा लगता है कि पेपर लीक जो है महामारी की तरह फैलता जा रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य में। अभी ताज़ा मामला उत्तराखंड का आया है, ये क्या मामला है? आखिर किस परीक्षा का पर्चा था जो लीक हुआ? छात्र ये कह रहे हैं कि एक की तैयारी करते वो लीक होता है, फिर दूसरी की तैयारी करते वो भी लीक हो जाता है। आज देखिए, बिल्कुल अखिलेश जी, इस बार जो अभी जनवरी में जो लीक हुआ है वो यूकेपीएससी का पर्चा लीक हुआ है और इसकी परीक्षा को रद्द किया गया है। उससे पहले अगर हम बात करें तो जो वन रक्षक की परीक्षा है वो रद्द हो चुकी है, दरोगा की परीक्षा रद्द हो चुकी है, विधानसभा में फर्जी नियुक्तियों का मामला आया था और ये देखा गया था कि किस तरीके से रिश्तेदारों को नौकरियां बांट दी गई थी। तो एक के बाद एक जो है वो जो परीक्षाएं रद्द हो रही हैं या फिर पेपर लीक हो रहे हैं, उसके चलते नौजवानों के अंदर बहुत गुस्सा है। और इस बात की जानकारी उत्तराखंड की सरकार को भी है। यही वजह है कि इस साल के जनवरी में खुद मुख्यमंत्री ने ये घोषणा किया था कि नकल के ऊपर में ठोस जो है वो कानून लेकर आया जाएगा। अगर कोई भी संलिप्त पाया जाता है पेपर लीक करवाने के मामले में या नकल करने के मामले में, तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन युवाओं का जो भरोसा है वो अब धीरे धीरे टूट रहा है, क्योंकि दर्जनों ऐसी परीक्षाएं हुई हैं जिनका कि या तो पेपर लीक हुआ है या फिर परीक्षा के बाद ये पता चला है कि उसमें भर्ती का घोटाला हुआ है। अगर सारी चीज़ें हो भी जाती हैं तो फिर कोई लूपहोल्स निकाल कर कोर्ट में मामला चला जाता है, या फिर अगर परीक्षा हो जाती है, रिजल्ट भी उसका आ जाता है, तो नियुक्तियां नहीं होती हैं। तो इसी के चलते युवाओं में खासी नाराज़गी है और ये पिछले एक हफ्ते से लगातार अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन आज देहरादून के गांधी पार्क में जो है वो उग्र हो गए वहाँ पर नौजवान लोग, और उसके बाद में पथराव हुआ, हल्का बल प्रयोग किया गया और उसके बाद किसी तरीके से युवाओं को काबू में लाया गया। लेकिन निश्चित तौर पर उत्तराखंड सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो पेपर करवाए जाएं उनकी पारदर्शिता जो है वो सुनिश्चित की जाए। जिस तरीके से छात्रों की डिमांड है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए और कहीं ना कहीं एक ऐसा पारदर्शी तरीका, एक आयोग ऐसा बने कि जिसके तहत ये सारी परीक्षाएं हों, ताकि ऐसी शिकायतें सामने ना आए और पारदर्शी तरीके से जो है वो भर्तियां हों। उसी डिमांड को लेकर जो है वो बच्चे धरने पर बैठे हुए थे और उसके बाद में ये प्रदर्शन उग्र हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवीश इस तमाम जानकारी के लिए। और देश की बात में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे हंगामा क्यों बरपा है मध्य प्रदेश कांग्रेस में। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताने पर कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। वरिष्ठ पार्टी नेता अरुण यादव और अजय सिंह ने कहा कि चुनाव जीतने पर चुने हुए विधायक मुख्यमंत्री चुनते हैं। वहीं बीजेपी पूरे मामले पर चुटकी ले रही है। शिवराज सिंह ने कहा कि अब ये तो कमलनाथ जी सोचें कि वह तो स्वयंभू मुख्यमंत्री हो रहे हैं। वहीं कमलनाथ का कहना है कि वो किसी पद के आकांक्षी नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं को पोस्टर लगाने से नहीं रोक सकते। नए साल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पोस्टरों में पहले कमलनाथ भावी मुख्यमंत्री बने
अब सोशल मीडिया में अवश्य संभावित मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चुनावी साल में कांग्रेस में अब इन नारों को लेकर विवाद छिड़ गया है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने साफ कहा है कि ये फैसला दिल्ली से होता है। वहीं पूर्व मंत्री अजय सिंह ने भी यही बात दोहराई। मध्य प्रदेश में कोई चेहरा नहीं। कमलनाथ जी हमारे अध्यक्ष हैं, सर्वमान्य अध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। हम सब उनके नेतृत्व में काम करते हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये चुनाव के बाद तय होगा। नंबर्स आएंगे, विधानसभा मेंबर्स की मीटिंग होती है, एक सिस्टम है, विधायक दल का मीटिंग होती है, उसमें चयन होता है। हाईकमान जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष खड़गे जी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, वरिष्ठ नेता और हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, वो राय मशवरा करेंगे। जो मैंडेट मिलेगा वो मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री चयन करने की प्रक्रिया दिल्ली से होती है, मध्य प्रदेश तो नहीं होती। ये तो कोई नई बात नहीं है। जब भी चुनाव हुए हैं कांग्रेस की परंपरा रही है कि विधायक दल चुनता है। अब कोई अपने आप को इस तरह से कहता भी नहीं है कि मैं भावी मुख्यमंत्री हूं। मैं तो यही कह सकता हूं अपने लिए कि मैं भावी विधायक बनना चाहता हूं, बाकी और कुछ नहीं। कमलनाथ का कहना है उन्हें किसी पद की चाहत नहीं है। कोई धारा लगाए मैं रोक नहीं सकता, पर मैं कोई पद के खोज पे नहीं हूँ। मैंने ये खुद कहा है, मैं मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहता हूँ, वो केवल पद से नहीं होता। इस बयानबाजी से बीजेपी को तंज करने का मौका मिला है। कोई लिख रहा है भाभी, कोई कह रहा है कि नहीं तय नहीं है। अब ये घमासान कांग्रेस में हो रहा है तो कांग्रेस तय करे उन्हें क्या करना है, लेकिन जिन्हें सब कुछ मिल गया वो और कुछ पाने की लालसा में अभी भी झूठे वादे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कुछ दिनों पहले 50 उपाध्यक्ष, 3 गुने महासचिवों की भारी भरकम पदाधिकारियों वाली लिस्ट आई थी, लेकिन इसके बाद इंदौर समेत कुछ और शहरों में हंगामा हुआ। पदाधिकारियों की नियुक्ति को होल्ड कर दिया गया। पार्टी में तनातनी को इस लिस्ट से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कमलनाथ नहीं तो कौन, ये सवाल मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा है। ये सही है कि चुनाव सिर्फ मैदान में ही नहीं, दिमाग से भी लड़े जाते हैं। ऐसे में पोस्टर, सोशल मीडिया की रणनीति सही लगती है, लेकिन जब इसको लेकर पार्टी में ही बवाल खड़ा हो जाए तो विपक्ष को कहने का मौका तो मिल ही जाता है, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामलों के बाद घाटी में काम करने वाले कश्मीरी पंडित खौफ में हैं। वे लगातार सरकार से कश्मीर में जान को खतरा होने की बात कहते हुए जम्मू या फिर किसी सुरक्षित जगह ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शायद उनकी आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही। पिछले 8 महीनों से इन्हें वेतन भी नहीं मिला है। ये कैसी रिहैबिलिटेशन है? अब पिछले 7 महीने से ऑलमोस्ट सैलरीज बंद है। इन्होंने घर छोड़ा, सड़कों पर प्रदर्शन किया, लेकिन न जम्मू कश्मीर का प्रशासन और न ही दिल्ली में सरकार इनकी तकलीफें समझ पा रही है। कश्मीरी पंडितों के हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते ही दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा जब जम्मू में कश्मीरी पंडितों की जगती शरणार्थी शिविर का दौरा करने पहुंचे तो शिकायतों की झड़ी लग गई उनके सामने। जो भी अभी तो सबकी मिल जाएगी। आप लोग गुमराह करेंगे, कोई कुछ काम नहीं करेगा। मैं जो कह रहा हूँ वो जरूर करूँगा। LG साहब चले गए, भरोसा दिलाया कि जायज मांगों पर विचार होगा, लेकिन इनके हालात बदल नहीं रहे। PM पैकेज के तहत जिन पंडितों को नौकरियां मिली थी उनकी तनख्वाहें पिछले 8 महीने से आई नहीं। ये कैसी रिहैबिलिटेशन है? ये सजा है, सजाए रिहैबिलिटेशन है। ये रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन नहीं है। पंडित मारो पैकेज, ये PM पैकेज नहीं है, ये पंडित मारो पैकेज है। कश्मीरी पंडितों को जम्मू में प्रदर्शन करते हुए अब 280 दिन हो गए हैं। बार बार हाथ जोड़कर अब वो प्रधानमंत्री से गुजारिश कर रहे हैं। शिवरात्रि का पर्व इनके लिए अहम होता है, लेकिन इस बार ये सब बहुत ही मायूस हैं। हमारा जो ये शिवरात्रि का परम त्योहार है, जो कि अभी 16 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो हम चाहते हैं कि हमारा बाकी त्योहारों की तरह ये वाला त्योहार भी ऐसे ही काला ना चला जाए।
तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बहुत ही विनम्र भाव से, दोनों हाथ जोड़ के हम सब पीएम पैकेज एम्प्लॉयज से आपसे निवेदन करते हैं कि प्लीज़ हमारी सैलरीज रिलीज़ कर लीजिए। हम आपसे विनम्र भाव से प्रार्थना करते हैं कि पिछले 8 महीने से जो हमारे वेतन रुके हुए हैं इस प्रोटेस्ट के दौरान, तो आप वो हमें कृपा करके रिलीज़ कर दें। जो साल भर का हमारा ये एक परम त्यौहार है शिवरात्रि, ताकि वो हम अपने बच्चों के साथ घर में त्यौहार मना सकें। 2008 में घोषित प्रधानमंत्री के रोजगार पैकेज के तहत चयन के बाद लगभग 5000 कश्मीरी पंडितों को नौकरी दी गई, लेकिन पिछले साल राहुल भट्ट की हत्या के बाद ज्यादातर कर्मचारी घाटी छोड़ जम्मू आ गए थे। वैसे केंद्र का दावा है कि घाटी में हालात बदले हैं, लेकिन इसके बावजूद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद को बताया है कि 2023 के पहले महीने में 7 नागरिक मारे जा चुके हैं और 23 घायल हुए हैं। कश्मीरी पंडितों की लड़ाई के कई पहलू हैं। राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, अपने अपने ढंग से उन्हें पेश करती रहती हैं और उनका इस्तेमाल करती रहती हैं। जब से ये संसद का सत्र शुरू हुआ है, अब उन सभी पंडितों की निगाहें संसद की ओर हैं कि शायद कोई राजनीतिक दल उनका भी मुद्दा उठाएगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली में फीडबैक यूनिट जासूसी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। बीजेपी ने जहां फीडबैक यूनिट बनाकर आम आदमी पार्टी पर जासूसी का आरोप लगाया, वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर पेगासस के जरिए जासूसी का आरोप मढ़ा। क्या है फीडबैक यूनिट और क्यों मनीष सिसोदिया घिरते दिख रहे हैं, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। 2015 में बनी फीडबैक यूनिट को लेकर बीजेपी गुरुवार को सड़कों पर उतरी। बीजेपी आईटीओ से लेकर दिल्ली सचिवालय तक मार्च करना चाहती थी, लेकिन आईटीओ पर ही बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। करना चाह रही है क्योंकि दिल्ली सचिवालय के पास में वहाँ काफी संघर्ष। बीजेपी के कई नेता हाथों में दूरबीन लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। बीजेपी एफबीयू को लेकर केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। ये जाहिर हो गया है, जिसकी एलजी ने इंक्वायरी कर दी है, कि ये एमपीज की, बीजेपी के लीडरों की, सरकारी अधिकारियों की, जजेस की, मीडिया की, सबकी जासूसी करने के अंदर लगे हुए थे और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिना एलजी को बताए, परमिशन लिए, लॉ के खिलाफ इन्होंने एसीबी और विजिलेंस होने के बावजूद भी एक नई फीडबैक यूनिट बनाई ताकि अपनी पॉलिटिक्स को वो कर सकें। उधर पहली बार एफबीयू के मामले पर आम आदमी पार्टी ने चुप्पी तोड़ी। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा, बीजेपी वाले मेरे खिलाफ नया आरोप लाए हैं कि मैं 2015 से ही इनकी जासूसी करवा रहा हूं। इतने बड़े बड़े लोग जिनका अस्तित्व ही सीबीआई, ईडी, पेगासस से विपक्षी नेताओं के खिलाफ साजिश कराने पर टिका है, अगर इतने बड़े लोग भी मुझसे डर रहे हैं तो लगता है कि अपन भी मोदी के बराबर हो गए हैं यार। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एफबीयू पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? एलजी ने सीबीआई को केस दर्ज करने की क्यों मंजूरी दी है? एनडीटीवी के पास प्राथमिक शिकायत की जो रिपोर्ट है उसमें कुछ गंभीर सवाल उठाए गए हैं। मसलन सितंबर 2015 में कैबिनेट में एफबीयू यानी फीडबैक यूनिट के गठन को मंजूरी बिना कैबिनेट नोट के दी गई। फरवरी 2016 से एफबीयू ने काम करना शुरू किया। उस वक्त उसमें कॉन्ट्रैक्ट पर 17 लोगों की भर्ती की गई जो पैरामिलिट्री और आईबी जैसी संस्थाओं के रिटायर्ड थे। एक सीक्रेट फंड भी इसके लिए बनाया गया, लेकिन बाद में दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग ने इस पर आपत्ति दर्ज की। फिर इसकी शिकायत सीबीआई को की गई। अब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर मामला दर्ज करने की इजाजत मांगी है। फिलहाल फीडबैक यूनिट जासूसी मामले में मनीष सिसोदिया की क्या भूमिका है, इस बाबत
आधिकारिक तौर पर एलजी और सीबीआई की ओर से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इसको लेकर दिल्ली की राजनीति गर्म है। 2016 में 7 महीने के बाद ही फीडबैक यूनिट को भले ही भंग कर दिया गया हो, लेकिन 6 साल के बाद में फिर से फीडबैक यूनिट का जिन्न बोतल से बाहर निकला है और इस बार सियासी रंग अख्तियार कर चुका है। अब इस फीडबैक यूनिट ने इन 7 महीनों में किसके ऊपर नजर रखी, उसकी क्या रिपोर्ट थी, ये तो सीबीआई की जब गहराई से जांच होगी तब पता चलेगा। लेकिन इसको लेकर सियासत दिल्ली में तेज हो गई है। धरने प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली से जेवियर और शरद शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। भारतीय रेल की तस्वीर बदल रही है। खासकर वंदे भारत एक्सप्रेस रेल की सुविधा और रफ्तार दोनों में मील का पत्थर साबित हो रही है। देश में अब तक 8 वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को मुंबई से सीएसटी से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, एक मुंबई से शिरडी और एक मुंबई से सोलापुर। भारतीय रेल की तस्वीर बदल रही है और उसका उदाहरण है ये वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को मुंबई में हैं और 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के सीएसटी से 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। एक यहाँ मुंबई सीएसटी से शिरडी जाएगी और दूसरी मुंबई सीएसटी से सोलापुर जाएगी। वंदे भारत सेमी हाई स्पीड सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है, यानी कि इसमें इंजन नहीं होता। ये जो हम देख रहे हैं, ये जो अगला हिस्सा है, ये ड्राइवर कैब है। यहाँ पर लोको पायलट बैठकर ट्रेन को चलाते हैं, संचालित करते हैं और पूरा कंट्रोल ट्रेन का यहीं से होता है, हम देखते हैं। और यहाँ तक कि जो सीसीटीवी लगी है पूरे ट्रेन में, उसको भी यहीं से वो मॉनिटर करते हैं। और इस ट्रेन की खासियत है कि ये पहली ट्रेन होगी जो कि मुंबई से नासिक जाते हुए या फिर मुंबई से पुणे सोलापुर जाते हुए जो घाट सेक्शन पड़ता है, जहां पर कि हमेशा जब कोई भी ट्रेन जाती है तो उसको बैंकर इंजन लगाना पड़ता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद ही अपनी स्पीड से उस घाट सेक्शन को चढ़ जाएगी, जो कि सबसे बड़ी खासियत है इस वंदे भारत ट्रेन की। हमारे साथ में हैं मध्य रेलवे के जीएम नरेश लालवानी जी। सर, एक बड़ी सौगात मिल रही है मुंबई वासियों को, महाराष्ट्र वासियों को। ये दोनों ट्रेनें किस तरह से इतिहास रचेंगी मध्य रेलवे के में? देखिए, अगर आप इतिहास की बात करें तो भारतीय रेलवे का इतिहास इसी स्टेशन से रचा गया था 1853 में, जब पहली ट्रेन चली थी सुपाद्वीप की। और अब जो है मुंबई से ये वंदे भारत चल रही है, जो इस तरह की मुंबई से चलने वाली पहली ट्रेन है। तो इस तरह का इतिहास है। दूसरा बात करें तो घाट सेक्शन में बिना बैंकर की ट्रेनें चलती नहीं थी। ये ट्रेन का ट्रैक्शन मोटर्स काफी पावरफुल हैं, तो बिना बैंकर के घाट पे बिना इंजन बदले ये सीधी जाएगी। मुंबई शिरडी और मुंबई सोलापुर, ये 2 रूट ही क्यों चयन किया गया? देखिए, ये तो रूट्स तो बहुत सारे आइडेंटिफाइड हैं, लेकिन ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट है वीटी। आप देखें, उससे आप रिलेट करें, त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, शिवलिंग है हमारा। आगे जाएंगे तो शिरडी साईं बाबा का धाम है, तो ये रिलीजियस प्लेसेस कनेक्ट कर रही है। शोलापुर आप जाएंगे, तुलजापुर भवानी का मंदिर है, सिद्धेश्वर मंदिर है, पंढरपुर है। तो इन सब चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ काफ़ी टूरिस्ट जाते हैं, उस हिसाब से इसको प्लान किया गया है। सबसे बड़ी और अनोखी खासियत है कि पहले की जो हमारी रेलगाड़ियाँ होती हैं, ट्रेन होती हैं, उसमें अगर इमरजेंसी में आपातकाल में चैन खींचना होता है, लेकिन इसमें ये आप दबा देंगे, पुश टू टॉक, यानी इसको दबाएंगे तो हम जो लोको पायलट है उनसे बात कर सकते हैं, क्या परेशानी है उन्हें बता सकते हैं। 2 डिब्बों का जोड़ अक्सर हम जब दूसरी मेल गाड़ियों में देखते हैं तो वो इस तरह से समतल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए बिल्कुल समतल है। और इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि इसमें कम से कम जर्क लगता है, यानी कि झटके बहुत कम लगते हैं, इसीलिए आप आराम से इसमें बैठकर सफर कर सकते हैं। वंदे भारत मतलब आत्मनिर्भरता की तरफ भारत का बढ़ता कदम, तेज रफ्तार और आरामदायक सफर का अद्भुत संगम। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में अब बात करते हैं गांव-गांव मॉडर्न लाइब्रेरी की। पहल सरकार की नहीं, गांव वालों ने खुद से की है। चंदा जमा किया और खुद के बच्चों के लिए बना दी लाइब्रेरी। ग्राम पाठशाला की सोच की शुरुआत गाजियाबाद के गांव से हुई है और 2.5 साल में देश के अलग अलग राज्यों के 500 गांवों में हाईटेक मॉडर्न लाइब्रेरी तैयार कर दी गई।
कहीं मंदिर में लाइब्रेरी तो कहीं मदरसे में लाइब्रेरी। जहां ग्राम पंचायत की जमीन मिल गई वहां भी खुल गई लाइब्रेरी। सरकार ने नहीं, गांव वालों ने खुद के चंदे से जमा पैसों से इस सोच को साकार किया है। गाजियाबाद के गनौली में नौकरी पेशा लोगों ने रखी इसकी नींव और चल पड़ा ये सिलसिला। करीब 2.5 साल पहले हमने शुरुआत की अगस्त 2020 और लोगों के हम 500 गाँव में अब तक हम जा चुके हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं और अपना व्हाट्सएप ग्रुप वहाँ चलता है, इससे हम लोगों को संपर्क करते हैं। आज हम 7 राज्यों में हमारी ग्राम पंचायत टीम काम कर रही है। और कोरोना काल ने एक मौका दिया। जी, हम आपदा को हमने अवसर में चेंज किया। कहने को गांव, लेकिन सोच के दम पर किसी बड़े शहर जैसी सुविधाओं से सजी लाइब्रेरी। एसी, वाईफाई, क्यूबिकल, सबका इंतजाम है और सब कुछ सीसीटीवी की निगरानी में भी। ना कोई रखवाली करने वाला और ना ही किसी बच्चे को पत्रिका या अखबार की कोई कीमत ही अदा करनी है। सब कुछ एकदम मुफ्त। एसी चलता है, पंखे भी चलते हैं पूरे, और जैसे लाइट नहीं होती इंटरनेट भी है। हाँ, वाईफाई की भी सुविधा है। मतलब जो माहौल चाहिए ना अच्छी लाइब्रेरी में होता है। जैसे मुखर्जी नगर में जाओ, इसी लाइब्रेरी का अगर ऐसी कंडीशन में रहेगी तो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपए तक की फीस रहती है महीने की, वो भी 12 घंटे की। यहाँ निःशुल्क लाइब्रेरी है और 24 घंटे ओपन रहती है। सभी आते हैं, पर ज्यादातर 10th-12th के और कंपटीशन के बच्चे आते हैं। सभी लोग आपस में देखते हैं तो एक दूसरे से कंपटीशन होता है कि हाँ ये क्या पढ़ रहा है, इससे ज्यादा पढ़ूं मैं, ऐसा करूं। घर पे अकेले बैठने में, सोलो पढ़ने में और साथ में पढ़ने में बहुत फर्क होता है। यह है बागपत के घिटौड़ा गांव की लाइब्रेरी। गांव वालों के 40 लाख के चंदे से तैयार हुई। यहाँ लड़कों का अलग कमरा है और लड़कियों का अलग। इन सब में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों का कमरा भी अलग है। लाइब्रेरी के लिए हमें दूर जाना होता था, उसके लिए टाइम बहुत वेस्ट होता था। अभी यही है, घर पास के इसके आसपास ही है, तो टाइम बचता है जाने के लिए। घर पे वैसे पढ़ाई हो जाती है, लेकिन कभी कोई थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता रहता है, तो यहाँ पे हम अपने आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, ना कोई डिस्टर्बेंस ना कुछ। पठन पाठन का कमरा तो है ही, अलग से किताबों के भी कमरे का इंतजाम है। गांव के लोग ही किताब भी दान करते हैं। ये इमारत भी देश के कल को बेहतर कल देने को लेकर तैयार हो रही है। कुछ दिनों के भीतर गाजियाबाद के मेवला गांव की इस बिल्डिंग में भी लाइब्रेरी तैयार होगी। एक पहल बेहतर कल को लेकर, खुद के दम पर सुविधा मुहैया कराकर माहौल बदलने की एक मुहिम। गांव दान के जरिए ग्राम पाठशाला की इस सोच को सलाम, क्योंकि कोशिश करेंगे तभी तो पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। गाजियाबाद और बागपत से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।